देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। मैं यूपी के लखनऊ का रहने वाला हूँ। इस घटना के घटने के बाद मुझे पूरी तरीके से विश्वास हो चुका था कि आत्मा का अस्तित्व भी इस धरती पर मौजूद है। रात के करीब 2 बज रहे थे। चारों ओर सन्नाटा सा छाया हुआ था। अचानक से मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। नींद खुलते ही मैं हड़बड़ाहट में उठा। मैंने अंधेरे में अपने डबल बेड पर हाथ फेरा तो वहाँ पर मेरी पत्नी नेहा नहीं थी। मैंने सोचा कि शायद वो टॉयलेट गई होगी, लेकिन बेडरूम का गेट खुला हुआ था और टॉयलेट तो बेडरूम में अटैच था। फिर यह गेट क्यों खुला हुआ था? मैं अपने ही मन में बड़बड़ाते हुए बोला, इसका मतलब नेहा टॉयलेट में नहीं है, वह बाहर है। तभी मैं अपने रूम से बाहर गया और मैंने वहाँ के सारे कमरों में देखा, लेकिन मुझे नेहा कहीं नहीं दिखी। तभी मेरी नज़र कमरे से लगी बालकनी पर गई। मुझे वहाँ पर कोई आराम से कुर्सी पर बैठकर हिलता हुआ दिखा। उसकी पीठ मेरी ही तरफ थी और वहाँ पर घोर अंधेरा भी था, इसलिए पहचानना बहुत ही मुश्किल था कि वहाँ पर कौन बैठा है। मुझे लगा शायद वह नेहा है, लेकिन नेहा इतनी रात में वहाँ पर बैठकर भला क्या करेगी? मैं थोड़ा घबराते हुए उसके पास जाकर उसे आवाज़ लगाई, नेहा, ओ नेहा, तुम इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रही हो? लेकिन मेरी आवाज़ सुनने के बाद भी उधर से कुछ जवाब नहीं आया। वह वैसे ही आराम से कुर्सी पर हिलती रही। मैंने जब थोड़ी देर वहाँ खड़े होकर उसको देखा कि वह कुछ जवाब नहीं दे रही है, तो मैं उसके और पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, नेहा, क्या हुआ तुम्हें? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? अचानक अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस करके नेहा झटके से उस कुर्सी से उठ खड़ी हुई और फिर उसने पलटकर मेरी ही तरफ देखा तो मैं उसका चेहरा देखकर एकदम से चौंक गया। उसके बाल खुले हुए थे और उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी, जैसे किसी ने उसकी आंख में मिर्ची झोंक दी हो। इस तरह से लाल और आंखों के चारों तरफ काजल अंदर नहीं बल्कि आंखों के बाहर था। पूरा चेहरा जैसे शरीर एकदम से सुन्न हो गया हो और होठों पर खून की तरह लिपस्टिक चारों ओर फैली हुई थी। उसकी शक्ल बेहद डरावनी लग रही थी। साथ में रात का माहौल उसे और भी खतरनाक बना रहा था। मैं उसकी शक्ल देखकर एकदम से घबरा गया और रही सही कसर नेहा के मुंह से निकले शब्दों ने पूरी कर दी थी। उसने कहा कि कौन सी नेहा की बात कर रहा है तू? अच्छा, तो तू अपनी पत्नी की बात कर रहा है? चला जा यहाँ से, यहाँ कोई नेहा वेहा नहीं है। नेहा की बात सुनकर और उसका हुलिया देखकर मैं पूरी तरह से घबरा गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी अच्छी भली नेहा को ये क्या हो गया है। मैंने लड़खड़ाते हुए कहा, नेहा, तुम्हें क्या हो गया है? यह तुम क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो? अगर तुम नेहा नहीं हो तो फिर आखिर हो कौन? मेरी बात सुनकर नेहा की आंखें गुस्से से और भी ज़्यादा लाल हो गई और फिर वो बड़े ही गुर्राहट के साथ मुझसे बोली, मैं नेहा नहीं, उसकी बहन निधि हूँ। तूने नेहा से शादी करके उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वह बेचारी मेरे पास आई थी और रो रो कर अपनी तकलीफ बता रही थी कि तूने कैसे उसका जीना हराम कर रखा है। वो तुझसे छुटकारा पाना चाहती है और मैं उसे छुटकारा दिलवाऊंगी। और इतना बोलकर वो कूदकर मुझ पर झपट पड़ी। उसने मेरी गर्दन एकदम से पकड़ ली। फिर वो मेरा गला दबाने लगी और साथ में बोली, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब नेहा मेरी गर्दन पूरी ताकत से दबा रही थी और मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। ताकत लगाकर भी मैं उसकी पकड़ से छूट नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनजानी ताकत नेहा के अंदर आ गई हो। बड़ी मुश्किल से मैंने दबी हुई गर्दन से बोलने की कोशिश की, नेहा, छोड़ो मुझे। यह तुम क्या कर रही हो? तुम निधि कैसे हो सकती हो? निधि को तुम्हारे 7 महीने हो चुके हैं। प्लीज़ नेहा, होश में आओ। मैं तुम्हारा पति राहुल हूँ और तुम अपने पति को नहीं मार सकती। मेरी बात सुनकर नेहा को पता नहीं क्या हुआ कि उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगी और फिर वह अचानक से बेहोश होकर जमीन पर नीचे गिर पड़ी। अपनी गर्दन से नेहा की पकड़ हटाते ही मैंने खांसते हुए लंबी लंबी सांसें ली और फिर थोड़ी देर बाद जब मैं नॉर्मल हुआ
तो मेरी नज़रें सामने बेहोश पड़ी नेहा पर गई। फिर मैंने डरते डरते नेहा को गोद में उठाया और फिर उसे बेडरूम में लाकर आराम से बेड पर लिटा दिया और फिर सोचने लगा कि इसे अचानक ये क्या हो गया था। कहीं सच में तो निधि की आत्मा इसके ऊपर नहीं आ गई थी। मैं सोचने लगा कि इतनी रात में मैं क्या करूं और किसके पास जाऊं। इस डरावने मंजर को देखकर मेरी नींद गायब हो चुकी थी और फिर मैं वहीं सोफे पर बैठकर सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। अरे आप वहाँ कहाँ सोफे पर सो रहे हैं? रात को तो आप इस बेड पर ही सोए थे। नेहा की आवाज़ सुनकर मैं हड़बड़ाते हुए उठा और नेहा को आंखें फाड़कर देखने लगा। मैं ये पक्का कर लेना चाहता था कि वह थोड़ी देर पहले वाली खतरनाक नेहा तो नहीं है जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी। तभी नेहा ने कहा, अरे आप कुछ बोलते क्यों नहीं हैं? ऐसे आंखें फाड़ कर क्या देख रहे हैं? क्या तुम्हें रात का कुछ भी याद नहीं है? नेहा बोली, तुम कहना क्या चाह रहे हो? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने उसे रात की सारी बात विस्तार से बता दी। मेरी बात सुनकर नेहा मुझ पर हंसने लगी और बोली, लगता है कल रात को कुछ ज़्यादा ही थक गए थे आप। तभी मैंने कहा, अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो ये लो और इसमें अपना चेहरा देखो। नेहा अपने चेहरे को देखकर खुद ही डर गई और चीखते हुए आईने के सामने से एकदम से हट गई। नेहा बोली, ये मुझे क्या हो गया? अब मैं क्या करूँगी? राहुल, कहीं तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? मैंने कहा, अरे यार तुम कैसी बात कर रही हो भला? मैं तुम्हें कभी अपने से अलग कैसे कर सकता हूँ? तुम परेशान मत हो, हम आज ही किसी अच्छे मनोचिकित्सक के पास चलते हैं। देखना तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। अच्छा अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और मैं भी ऑफिस में छुट्टी के लिए अभी तुरंत ही फ़ोन कर देता हूँ। थोड़ी देर के बाद हम दोनों शहर के मशहूर मनोचिकित्सक के सामने थे। मैंने डॉक्टर से कल रात में सारी घटी घटना की चर्चा की। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर ने नेहा को कैबिन के बाहर बैठने के लिए कहा। नेहा के जाने के बाद डॉक्टर ने मुझसे कुछ सवाल किए। हाँ तो राहुल जी, ये बताइए कि आपकी शादी को कितना समय हो गया है और क्या यह घटना कभी पहले भी हुई है? नहीं डॉक्टर साहब, हमारी शादी को 7 महीने हो चुके हैं और ये घटना पहले कभी नहीं घटी। तभी डॉक्टर ने कहा, देखिए मुझे लगता है कि नेहा के दिमाग पर अपनी बहन के मरने का सदमा कुछ ज़्यादा ही गहरा बैठ गया है और इसलिए रात को सोने के बाद उसका अवचेतन मन इस पर हावी होकर इसे नींद ही बना देता है। आप ज़्यादा चिंता ना हो, मेरे इलाज से यह जल्दी ठीक हो जाएगी। तभी मुझे कल रात के हमले की याद आई और फिर मैंने डॉक्टर को कल रात का हमला भी बताया। मेरी बात सुनकर डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोले, देखिए फ़िलहाल तो खतरा नहीं है। जो मैं आपको दवाई दूंगा उससे नेहा को गहरी नींद आ जाएगी और वो फिर सुबह ही उठेगी। डॉक्टर की बात सुनकर मुझे काफ़ी हद तक संतुष्टि हो गई और फिर मैं वहाँ से दवाई लेकर वापस अपने फ्लैट आ गया। धीरे धीरे कुछ दिन बीतते गए। एक दिन की बात है, मैं शाम को ऑफिस से करीबन 7 बजे अपने घर लौटा। मैंने फ्लैट की डोरबेल बजाई लेकिन गेट खुला नहीं। फिर मैंने थोड़ी देर वेट करके फिर से लगातार बेल बजाई लेकिन गेट फिर भी नहीं खुला। अब तक मेरे दिल की धड़कन ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगी थी। मुझे लगा कोई अनहोनी ना हो गई हो और यह सोचकर मैं फ्लैट के गेट को तोड़ने के लिए ज़ोर ज़ोर से लात मारने लगा। शोर सुनकर पड़ोसी भी बाहर निकल आए। मैंने उन्हें सारी बात बता दी। वह लोग भी मेरे साथ गेट तोड़ने में मेरी मदद करने लगे। थोड़ी देर बाद वो गेट टूट गया और मैं दौड़ता हुआ अंदर गया तो नेहा उस कमरे में नहीं थी। मैं आवाज़ लगाते हुए दूसरे कमरों की तरफ दौड़ा और पीछे पीछे मेरे पड़ोसी भी। पर मैं जैसे ही अपने बेडरूम में पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर मेरी चीख निकल गई। दरअसल सामने ही फर्श पर एक बिल्ली की लाश पड़ी देखी और वहीं पर नेहा बेहोश पड़ी थी और उसके कपड़े खून से लथपथ थे। तभी मेरे दोस्त सूरज का फ़ोन आ गया। सूरज जो कि मेरा बहुत ही करीबी दोस्त था। तभी सूरज ने कहा कि अरे राहुल, कहाँ पर है तू? मेरी चीख और डरावनी आवाज़ को शायद वह भी भांप चुका था। देख मुझे सच सच बता। तो मैंने उसे पूरा शुरू से लेकर अंत तक पूरी बात बताई और आज जो मैंने देखा तो उसे सुनकर उसके भी रोंगटे खड़े हो गए। वह मुझे मेरे कस्बे के पास रहने वाले एक तांत्रिक के बारे में बताया जो बहुत ही मशहूर थे। तभी हमारे घर के पास ही के
डॉक्टर तिवारी जी वहाँ पर आ गए और नेहा का इलाज करने लगे। फिर थोड़ी ही देर में नेहा को होश आ गया, मगर नेहा को कुछ भी याद नहीं था। फिर मैंने भी यही सोचा कि वैसे ही नेहा की हालत ठीक नहीं है, अगर मैंने इन सब के बारे में उसे बताया तो उसकी हालत और भी बिगड़ सकती है। नेहा को मैंने वही दवाई दे दी जो हमें डॉक्टर ने दी थी और वो उसके बाद आराम से सो गई। फिर थोड़ी देर बाद मैं उन्हीं तांत्रिक बाबा के पास गया जिनके बारे में मेरे दोस्त सूरज ने बताया था। पहुंचते ही सबसे पहले मैंने उन तांत्रिक बाबा जी को पूरी घटना के बारे में बताया। उन्होंने मुझसे कहा कि नेहा बहुत ही बड़े खतरे में है, नेहा के ऊपर एक बहुत ही बुरी शक्ति का वास है। ये सुनकर मैं बहुत ही घबरा गया। बाबा जी ने मुझे शांत करते हुए बताया कि आज रात 12 बजे से अमावस्या की बहुत ही बुरी घड़ी शुरू हो जाएगी, जिसमें काली शक्तियों की ताकत 4 गुना बढ़ जाती है, और अगर वह काली शक्ति नेहा के शरीर पर हावी हो गई तो नेहा की जान भी जा सकती है। मैंने कहा, बाबा तो मुझे नेहा की जान बचाने के लिए क्या करना होगा? तभी बाबा ने कहा, अगर तुम्हें नेहा के अंदर से वह काली शक्ति निकालनी है तो आज रात 8 बजे नेहा को यहाँ पर ले आओ। और फिर ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं तुरंत ही घर पहुँच गया। हालांकि नेहा वैसी की वैसी ही सो रही थी, लेकिन मुझे अंदर से एक अजीब सा डर भी लग रहा था कि कहीं उस महापूजा में कोई चूक ना हो जाए। मगर मुझे भगवान पर पूरा विश्वास था कि अगर काली शक्तियों की ताकत इतनी होती है तो भगवान की तो उनसे 100 गुना ज़्यादा होती है। अब वह समय आ गया था जब नेहा को उन तांत्रिक बाबा के पास लेकर जाना था। नेहा अभी सोकर उठ चुकी थी, तो मैंने उससे कहा, नेहा चलो कहीं बाहर चलते हैं। तभी नेहा ने कहा, राहुल तुम इतनी रात के मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तभी मैंने कहा, अरे दरअसल आज मैंने ये सोचा क्यों ना आज का खाना बाहर जाकर खाएं। क्यों, मेरा ये तरीका तुम्हें अच्छा नहीं लगा? तभी नेहा ने कहा, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आखिर तुम कह रहे हो तो चलो चलते हैं। फिर जैसे जैसे हम लोग तांत्रिक बाबा के पास पहुंचते जा रहे थे तो मेरे दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। आखिरकार हम लोग वहां पर पहुंच गए तो नेहा ने कहा, अरे राहुल ये तुम मुझे कहाँ ले आए? तभी मैंने कहा, नेहा अंदर तो चलो फिर बताता हूँ। तो नेहा बोली, नहीं नहीं मैं अंदर नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं जाना। फिर धीरे धीरे नेहा की हालत बहुत ही बिगड़ने लगी। वह उसी तरह बर्ताव करने लगी जैसे उसने पहले भी किया था। उसकी आवाज़ फिर से बहुत भारी होने लगी और अब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि उसके अंदर वही काली शक्ति आ गई है। और उसे रोकने के लिए 4 बाबा जी नेहा को अंदर ले जाने लगे और फिर उन्होंने नेहा के ऊपर कुछ मंत्र पढ़कर उसके ऊपर पानी छिड़का, जिससे नेहा का आपा अब बाहर हो चुका था और उस समय मेरा बदन ऊपर से नीचे तक अब हिल चुका था। नेहा अब हवा में उड़ रही थी और वह आत्मा नेहा को बहुत ही तकलीफ पहुंचा रही थी। तभी नेहा दीवार पर अपना सर पीटने लगी। उसके सिर से खून निकल रहा था। एक तरफ वह काली शक्ति की आवाज़ आ रही थी और कभी नेहा की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। फिर बाबा जी बहुत ही तेज तेज मंत्र पढ़ने लगे थे। फिर नेहा बच्चों जैसी बात करने लगी जैसे कि वह पहले की तरह ठीक हो गई है। मगर बाबा जी ने कहा, इसके शरीर में एक छलावा है, यह बस हमें गुमराह करने के लिए वह बहाना कर रही है। तभी बाबा जी ने तुरंत ही एक घेरा बनाया और बोला, इसके बाहर हमें नहीं जाना है, नहीं तो वह आत्मा हमें भी नुकसान पहुंचा सकती है। फिर धीरे धीरे मंदिरों की आवाज़ और भी तेज होती रही। अब लगता है कि वह आत्मा की शक्ति धीरे धीरे कम हो रही थी। नेहा पहले जैसे जमीन पर आ गई थी, मगर उसकी आवाज़ अभी भी वैसी ही थी। फिर थोड़ी देर बाद वह बेहोश हो गई। मैं तुरंत ही उस घेरे से बाहर निकला और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही मैं उस घेरे के बाहर निकला और नेहा के पास पहुंचा तो वह आत्मा फिर खड़ी हो गई और मेरी गर्दन दबाकर मुझे ज़मीन से घसीटने लगी। तभी उन बाबा जी ने कुछ ऐसा किया कि नेहा तुरंत ही ज़मीन पर आकर गिर पड़ी। और फिर बाबा जी उससे ये पूछने लगे, कौन है तू और क्या चाहती है और इस बच्ची के अंदर क्यों आई है? तभी नेहा ने जो बोला उसे सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए
उसने कहा कि मैं निधि हूँ। तभी मैंने कहा, निधि निधि तुम नेहा की बहन हो ना, तो तुम क्यों उसे नुकसान पहुंचा रही हो? नेहा तो तुमसे बहुत प्यार करती है। वो बोली, और मैं तुमसे। मैंने कहा, क्या क्या मतलब तुम्हारा? तो उसने कहा, मतलब शायद तो भूल गया, 7 महीने पहले तुमने मुझसे प्यार किया था और उसके बाद मुझे छोड़कर मेरी बहन से शादी कर ली। इतना बोलते ही मुझे सब कुछ याद आ चुका था। मैंने हाथ जोड़कर निधि से माफ़ी मांग ली और उसके बाद पता नहीं कैसे, लेकिन अब सब कुछ सामान्य हो चुका था। उसके बाद मैं नेहा को लेकर घर आ गया। मैंने इस घटना के बारे में नेहा को बिल्कुल भी भनक नहीं पड़ने दी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि हमारी ज़िंदगी में किसी की वजह से दरार पड़ जाए। और आज हम दोनों के बीच में सब कुछ बिल्कुल ठीक है। शायद उस दिन तांत्रिक बाबा ने हमारी मदद ना की होती तो आज मेरी पूरी ज़िंदगी खराब हो जाती। लेकिन मेरा इरादा भी निधि का दिल दुखाना नहीं था, क्योंकि मेरे घर वालों ने मेरी शादी नेहा के साथ तय कर दी थी। तो उस वक्त मैं भी मजबूर था, पर आज हम दोनों के बीच अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।